नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा और निश्चय एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पर तैयारी कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है वर्णमाला। वर्णमाला में आज हम बात करेंगे स्वरों की। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, या स्वर का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। सारी बातों को आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, वर्णमाला संविदा शिक्षक वर्ग 3 में सबसे अहम भूमिका निभाती है। यदि आपने वर्ग 1 या वर्ग 2 देखा होगा, या आर टेट देखा होगा, या यूपी टेट देखा होगा, उनमें वर्णमाला जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो इससे बनते हैं। पहली बात तो ये हो सकती है, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जब हम हिंदी को तैयार करते हैं तो उसका बेस जो है वो वर्णमाला होता है। तो वर्णमाला को पढ़ने के लिए जो दूसरा जो एक कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये सबका बेस है। दोस्तों, संविदा शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं, जो संविदा की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए निश्चय एकेडमी एक समर्पण बैच लाया है। और वो समर्पण बैच पूरी तरीके से उन लोगों को समर्पित है जो कि संविदा की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सभी विषयों की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। उर्दू को छोड़कर सभी विषय मिल जाएंगे। इंग्लिश, संस्कृत, बाल विकास, पर्यावरण, मैथ्स, सभी जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको लाइव जो है डाउट सेशन में भी आपको जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। जैसे कोई समस्या हो जाती है, कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूट्यूब पर भी आएंगे और आपको जो है वो लाइव डाउट सेशन में आप उसमें भाग लेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार कराया जाएगा, जिसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप डायरेक्ट फटाफट आप इसमें टाइप करें और भेज दें, तो उसका समस्या का भी समाधान हो सकता है। ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको कॉल पे ही सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। इसके अलावा जो आपने क्लासेस में पढ़ा है तो उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने के लिए ई बुक भी आपको यहीं से ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा आपको टेस्ट भी लगाने होंगे, तो टेस्ट भी फुल लेंथ टेस्ट और विषयवार टेस्ट भी आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं पूरी तरीके का कॉम्बो पैक है। इसमें आपको बाहर जाने की आवश्यकता है ही नहीं कि हम कौन सी बुक लें कौन सी नहीं लें, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके लिए आपको जो है निश्चय एग्जाम ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए, जहां से हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी इंस्टॉल करते हैं। फटाफट जो है निश्चय एग्जाम ऐप डालिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी कोई समस्या जाता है किसी भी प्रकार की, तो आप जो है वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8234050544 पर। अब आप कहेंगे सर इस कॉम्बो पैक का जो है वो चार्ज क्या है या फीस क्या है। तो इसकी फीस जो है वो 5000 है। लेकिन पहले 100 बच्चों के लिए, प्रारंभिक 100 बच्चों के लिए 1500 रुपए जो है वो रखा गया है। मतलब 1500 रुपए में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल रही है, डाउट सेशन भी क्लियर हो रहा है। आप जो है वो मुझसे बात करके डायरेक्टली भी अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट भी मिल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहा है, और ई बुक ये भी आपको प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। तो आप फटाफट इससे इनरोल हो जाएं और फिर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। ठीक है। तो आज हम जैसे बात करने वाले थे वर्णमाला की। अब वर्णमाला को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। अब वर्ण क्या है, तो वर्ण को समझने से पहले भाषा को समझ लीजिए। कोई भी इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, कोई भी भाषा होती क्या है। जब आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मैं अपनी बात को आपसे कहना चाहता हूं और आप अपनी बात को मुझसे कहना चाहते हैं, तो ये एक जो माध्यम होता है, एक जो तरीका होता है, या एक जो साधन होता है, वो भाषा होती है। अब भाषा सांकेतिक भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर भाषिक या वाचिक भाषा की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको अक्षर या वर्ण मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, वाक्य मिलते हैं, तो उसे हम भाषा कह देते हैं। भाषा जो है वो भाष शब्द से बना है। ये संस्कृत का एक शब्द है, भाष, जिसका मतलब होता है बोलना। और इसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे मुख्य इकाई होती है वाक्य। वाक्य मिलकर बनता है शब्द, और शब्द
किससे मिलकर बनता है? वो बनता है वर्णों से। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी, वो होगी वर्ण। इसे हम ध्वनि भी कह देते हैं। एक छोटा-सा अंतर इन दोनों के बीच में होता है, वो ये होता है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मतलब जो बोलने की जो सबसे छोटी इकाई है, वो ध्वनि है। लेकिन जब हम लिखते हैं, तो हम उसे वर्ण कह देते हैं, बस अंतर इतना ही है, बाकी बात एक ही है। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला जो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है? जैसे अ, ई मतलब इन स्वरों को, या क, ख, ग, घ, इन व्यंजनों को जब हम पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध के रूप में जब हम जोड़कर लिखते हैं, तो वो वर्णमाला हो जाती है। ठीक है? जैसे फूल है हमारे पास, अलग-अलग तरीके के फूल, हमने एक धागा लिया और इनको पिरोना शुरू कर दिया। व्यवस्थित तरीके से पिरोया, तो वो एक माला बन जाती, खूबसूरत सी दिखती है। इसी तरीके से वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप से या सिस्टमैटिक रूप से जब जमाते हैं, तो वो आपकी वर्णमाला बन जाती है। और हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो हिंदी की जो लिपि है, वो देवनागरी लिपि है। जैसे इंग्लिश की जो है वो रोमन है, इसी तरीके से हिंदी की जो है वो आपकी देवनागरी लिपि होती है। वर्णों की जो संख्या होती है, वो कुल वो 52 होती है, 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 और 33 44 हो जाते हैं, और 8 और वर्णों को जोड़ देते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास 52 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो वर्णों के जो प्रकार है, वो मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। ठीक है? 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो स्वर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं, और व्यंजन में का वर्ग के, मतलब का का गा गंगा, चा वर्ग के चा चा जा जा या, टा वर्ग के टा ठा डा डाणा। ठीक है? तो ये सारे के सारे जो है वो कुल मिलाकर आपके 33 व्यंजन हो जाते हैं। और 8 मैंने बताए हैं अन्य वर्ण। अब ये अन्य वर्ण क्या होता है? जो ना तो स्वर होंगे और ना ही व्यंजन होंगे। हम इन दोनों में ही गिनती नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो हमने अन्य वर्ण लिखा है। तो वो आपके अन्य वर्ण हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां तक हमने जाना कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण के 2 प्रकार है, मुख्य रूप से 2 हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है, जो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्वर। स्वर क्या है, वर्गीकरण देखेंगे, प्रकार देखेंगे, सारी बातों को आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं स्वर को। तो स्वर की जो परिभाषा है वो क्या है? वो है, वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। पहली लाइन को अच्छी तरीके से समझना। ठीक है? जैसे मैं कोई भी स्वर लिखा है, मैंने या बड़ा या छोटा ई या बड़ा ई, जब आप इनका उच्चारण कर रहे होंगे या जब आप लिख रहे होंगे, तो आप जब ध्यान देंगे, तो इसमें आपको किसी भी वर्ण को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, लेकिन व्यंजन को पड़ती है। ठीक है? तो व्यंजन को पढ़ती है, लेकिन स्वर को नहीं पढ़ती। तो इसकी परिभाषा में सबसे पहली बात तो यही है कि इसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है? ये स्वतंत्र है पूरी तरीके से। देखो लिखा भी है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है? आगे जब हम बढ़ते हैं, तो लिखा है, तथा उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना अवरोध के बाहर निकलती है। मतलब जब आप ई बोल रहे होंगे, तो किसी भी प्रकार का हवा में कोई अवरोध पैदा नहीं होता। आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो बीच में एक स्पीड ब्रेकर मिल जाता है, तो आप वहां पर स्लो कर लेते हैं, और फिर वहां से वो चकती हुई चली जाती है। ठीक है? इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, जिनको बोलते समय अवरोध होता है। ठीक है? रुकावट होती है, लेकिन स्वर में ऐसा नहीं होता। तो कुछ विशेषताएं देखने को मिली कि इनका जो उच्चारण है किसी की सहायता से नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं, और इनका जो उच्चारण कर रहे होते हैं, तो मुंह से बिना अवरोध के ये बाहर निकलते हैं। ठीक है? इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? स्वरों की संख्या, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 11 है। ठीक है? इनको याद कर लेना, ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है? प्रकार के बारे में बात करते हैं। प्रकार 3 हो सकते हैं। ठीक है? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर का मतलब क्या होता है? कि वे स्वर जो किसी के संयोग से नहीं बने हैं, जो किसी के मेल से नहीं बने हैं। तो जो भी छोटे होंगे, छोटा छोटा ई, छोटा उ और री, ये चारों जो है वो आपके मूल स्वर हो जाएंगे। लेकिन मैं दीर्घ स्वर की बात करूं, तो दीर्घ स्वर में संयोग होता है, ये मिलकर बने हैं। अब आप कहेंगे, सर किससे मिलकर बने हैं? तो मैंने
जब छोटा आ और छोटा आ को मिला दिया, जब मैंने छोटा आ और छोटा आ को मिला दिया तो बड़ा आ बन गया, मतलब मैंने यहाँ पर मिलाया है। तो जब मिलाया है तो वो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, मैंने छोटी ई और छोटी ई को मिला दिया तो बड़ी ई बन गया, तो वो बड़ी ई में बदल गया। मैंने छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिला दिया तो बड़ा ऊ बन गया। तो हमने एक चीज यहाँ पर जान ली कि यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है तो इसमें योग तो हो रहा है लेकिन समान वर्णों का योग हो रहा है। आ और आ समान है, ई और ई समान है, ऊ और ऊ समान है। तो यहां पर योग है और योग के साथ साथ क्या है, तो वो है आपका समान स्वरों का योग, तो वहां पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। संयुक्त स्वर में क्या होता है, योग होता है लेकिन असमान स्वरों का होता है। जैसे आ और ई को मिलाया तो ए बन गया, आ और ऊ को मिलाया तो ऊ बन गया। मतलब असमान स्वरों का योग संयुक्त होगा, समान स्वरों का योग दीर्घ होगा, जिसमें योग ही ना हुआ हो वो मूल स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये इनके प्रकार होते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं स्वरों का जो उच्चारण स्थल होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो अ और आ, जो छोटा आ और बड़ा आ होता है इनका उच्चारण कंठ से होता है। एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इमेज भी लगाया हुआ है, तो आप जब देखेंगे यहां पर कंठ में, एक मिनट, हाँ, तो जब आप अ और आ को देखेंगे तो कंठ, कंठ वाला ये जो वाला क्षेत्र है ये कंठ वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहां से आ और आ का उच्चारण होता है। इसके बाद आता है तालु, तालु का होता है ई और ई। तालु का ये आपको जो है सॉफ्ट जो है वो जगह दिख रही है, तो ये जो पीछे वाली जगह होती है वो होती है तालु। ठीक है, यहां से तालु का उच्चारण होता है। इसके बाद जब री की बात करते हैं तो री का जो उच्चारण होता है वो होता है मूर्धा, मूर्धा वाला उसी सॉफ्ट प्लेस से, मतलब उसी जगह से जो आगे वाला हिस्सा है वो आपका मूर्धा हो जाता है। उसके बाद आता है ऊ और ऊ मतलब ओष्ठ, तो हमको तो सभी पता है होंठ कहाँ है, तो ये है, तो ये ओष्ठ वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो ए और आई का जो उच्चारण होता है वो कंठ से भी होता है और तालु से भी। मतलब ये कंठ हो गया और ये तालु हो गया। इन दोनों का जो मिक्सचर जब होगा, जब ये दोनों हवा में, जब दोनों में अवरोध होगा तो वो ए और आई होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो अभी कहा था कि अवरोध नहीं होता। ठीक है, अवरोध पूरी तरीके से नहीं होता या पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हल्का सा परिवर्तन होता है जो सघोष नहीं बनता, अघोष के तौर पर होता है। ठीक है, इसी तरीके से ओ और औ में कंठ और ओष्ठ, तो ये कंठ है और ये ओष्ठ है। जब इन दोनों में बहुत बहुत हल्का सा इसमें प्रभाव पड़ेगा तो वहां पर ओ और औ का जो है वो उच्चारण होगा। तो मुख्य रूप से इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। कारण क्या है कि यहां से प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इन सभी को जो है वो अच्छे से याद आपको कर लेना है। ये आपको ई बुक में मिल जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुक लेकर बैठे हैं तो ठीक है, नहीं बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, अभी तक हमने प्रकार देख लिया और अभी तक हमने स्थान देख लिया कि कहां कहां से बोले जाते हैं, लेकिन अब हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन की या वर्गीकरण की। तो सबसे पहले देखा हमने उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर मतलब जब जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, आप खुद बोलकर देखो, आपने बोला अ, ई, उ, री, इनको बोलने में कम समय लगा तो हमने उन्हें कह दिया ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है कम, छोटा, लघु। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगेगा ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कह देते हैं। कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। फिर आ जाता है दीर्घ। दीर्घ क्या कहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, या हम ये कह दें कि ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर कह देते हैं। तो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।
इनमें ज्यादा समय लगता है तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। आगे तीसरा आता है प्लुत। आपने कभी देखा होगा कि जब हम रोते हैं तो हम चिल्लाते हैं ओम, तो हम रो रहे हैं। ठीक है, हम चिल्ला रहे हैं ओम तो हम ओ को खींच रहे हैं। जब हम किसी स्वर को खींच रहे होते हैं ना, तो हम क्या कर देते हैं, वहां पर प्लुत लगा देते हैं। और प्लुत का जो साइन लगता है वो एस या तीन के जैसे लगता है। ठीक है, या तो एस जैसा लगेगा या तो तीन के तरीके से लगता है। तो ऐसे स्वर जिनमें तीन मात्राओं का समय लगे, ध्यान रखिएगा, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें तीन मात्रा, इसलिए प्लुत को त्रैमात्रिक भी कहते हैं। एक शब्द हमें सुनने को मिलता है त्रैमात्रिक, मतलब तीन मात्राओं वाला, तो यहाँ पर उसे आप प्लुत कह देते हैं। तो जैसे ओम शब्द में तीन मात्रा होगी क्योंकि हम ओ को खींच रहे हैं, ओम, तो वहां पर प्लुत हो जाएगा। तो ह्रस्व कम समय, दीर्घ ज्यादा समय, और प्लुत बहुत ज्यादा समय, दीर्घ से ज्यादा समय या तीन मात्राओं वाला समय जिसमें लगे। तो ये इसका वर्गीकरण होगा, इसको भी याद रखना है, यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। आगे बात कर रहे हैं जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। मतलब आपकी जो जीभ है, उस जीभ का कौन सा हिस्सा काम करता है। अग्रभाग मतलब आगे वाला, ठीक है, मध्य भाग मतलब बीच वाला, या तो पश्च भाग मतलब बिल्कुल पीछे वाला। तो जिसमें जीभ का अग्र भाग मतलब आगे वाला भाग काम करेगा उन्हें हम अग्र स्वर कह देंगे। जैसे ई ए और ऐ, इसमें जीभ के आगे वाला हिस्सा काम करता है। मध्य भाग मतलब जीभ के बीच वाला हिस्सा, तो अ, तो अ जो है वो इसमें मध्य स्वर जो है वो प्रभावित होता है। इसके बाद आता है पश्च स्वर। पश्च मतलब पीछे, तो अ, उ, ओ और औ, इनको बोलते समय जीभ के पीछे वाला हिस्सा जो है प्रभावित होता है, तो वो आपका हो जाएगा पश्च स्वर। मतलब हमने जिह्वा के आधार पर जाना, तो वो क्या है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और हमने जाना उच्चारण के आधार पर, वो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मैं एक एक करके इसलिए अच्छी तरीके से बता रहा हूं क्योंकि आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, और जिह्वा के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है। अब हम करने वाले हैं मुख के आधार पर। तो मुख के आधार पर हम क्या करेंगे, उसे चार भागों में बांट देंगे। ठीक है, चार भाग कौन कौन से होंगे, तो विवृत स्वर। विवृत स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुले, उन्हें हम विवृत स्वर कह देते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा आ। आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो कहता है कि आप मुंह खोलिए, तो आप क्या कहेंगे, आ, मतलब आप सबसे ज्यादा मुंह खोल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, आप आ का उच्चारण कर रहे हैं। तो विवृत स्वर में मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा खुलेगा, उन्हें आप विवृत स्वर कह देंगे। जो कि है बड़ा आ। बड़ा आ में सबसे ज्यादा मुंह खोल के खुलता है। आप अभी क्लास ले रहे हैं, आप खुद आ बोल कर देखिए तो आप देखेंगे आपका सबसे ज्यादा मुंह खुल रहा है। अर्ध विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत से कम खुले। ठीक है, सीधी सी बात है, आप आ बोल रहे हैं, थोड़ा सा कम खोलेंगे तो छोटा आ आएगा, आई आएगा, औ आएगा, तो इनका उच्चारण जो होगा वो अर्ध विवृत स्वर के तौर पर होगा, क्योंकि यहां पर विवृत से कम मुंह खुल रहा है। उसके बाद आ जाएगा अर्ध समृत स्वर, मतलब जब अर्ध विवृत से भी कम मुंह खुलेगा। ठीक है, तो ए और ओ इनके उच्चारण में क्या होता है, वो अर्ध विवृत से भी कम मुंह खुलता है। तो ठीक है, तो हम मान के चलें, यहां पर मैं बता देता हूं। तो मान के चलो, ये विपरीत है तो सबसे ज्यादा मुंह खुल रहा है, ये अर्ध विपरीत है तो उससे कम मुंह खुल रहा है, ये अर्ध समृद्ध है तो उससे कम मुंह खुल रहा है, और ये समृद्ध है जो कि सबसे कम मुंह खुल रहा है, तो वो समृद्ध होगा। ठीक है, तो विवृत सबसे ज्यादा मुंह, अर्ध विपरीत विवृत से कम, अर्ध समृद्ध मतलब अर्ध विवृत से कम, और सबसे कम मुंह जिसमें खुलेगा, मुंह सिकड़ा हुआ होगा, उसमें समृद्ध स्वर हम उसे कह देते हैं। जैसे उ, ई और ई, तो ये जो है वो समृद्ध स्वर यहां पर हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से यहां पर वर्गीकरण में हमने देख लिया है कि क्या क्या वर्गीकरण में जो है वो होंगे। मुख के आधार पर हो सकता है,
ठीक है? आपका जिह्वा के आधार पर हो सकता है, ठीक है? आपका उच्चारण के आधार पर हो सकता है, ठीक है? तो ये हमने देख लिए। बाकी हमने यहाँ पर स्वरों का उच्चारण स्थल भी देख लिया है कि कहाँ से कौन से जो है वो स्वर बोले जाते हैं। इसके अलावा हमने जो है वो स्वरों की परिभाषा भी जानी और उसके हमने प्रकार भी जान लिए। तो मुख्य रूप से हमने सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देख ली हैं, ठीक है? तो स्वर इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है, ठीक है? जब हम इसके टेस्ट लगाएँगे, ठीक है? वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उसमें भी आप जो है वो सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम जो है वो व्यंजनों को जानेंगे और व्यंजन के प्रकार क्या-क्या होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या-क्या होता है, सारी बातों को बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। फिर से मैं बता दूँ कि ये जो बैच है आप लोगों के लिए समर्पित है और आप जो है वो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। अपन साथ में इसकी जो है वो तैयारी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।